Hello friends, here this is Deepali Mora and welcome to our educational platform. And dear friends, today's we are discussion on the topic of Indian National Movement. Okay, so Indian National Movement जो कि आपका 1857 1857 से लेकर के 1947 तक के पॉइंट्स को कवर करता है और यहाँ से आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन जो है अच्छे खासे क्वांटिटी में पूछे जाते रहे हैं। तो इन सभी के तथ्यों को हम ध्यान में रखते हुए हम सीरीज कंटिन्यू की है INM की इंडियन नेशनल मूवमेंट। दैट मीन्स हमारी जो सीरीज है INM है, ओके, इंडियन नेशनल मूवमेंट। ओके, सो इंडियन नेशनल मूवमेंट की इस सीरीज में हम कंटिन्यू वन बाय वन सारे सेशंस को डिस्कस कर रहे हैं, सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला डियर फ्रेंड्स। तो अभी तक के सेशन में हम लोगों ने जो भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं उसके आगे की सीरीज को हम कंटिन्यू करते हैं, जिसमें इंडियन नेशनल मूवमेंट में 1857 की क्रांति को बखूबी हमने बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किया। साथ ही साथ 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी उससे रिलेटेड भी तथ्यों को हम लोगों ने कवर अप किया हुआ है विद डिटेल्स एंड MCQ फॉर्मेट में बहुत ही अच्छे तरीके से। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और आज की अपनी सीरीज नंबर 14 है। दैट मीन्स इससे पहले हम लोगों ने 13 सीरीज ओवर कर चुकी है और पर सीरीज में हम टॉप 30 क्वेश्चन आप लोगों के साथ में विद डिस्क्रिप्शन डिस्कस करते हैं। तो आप सभी फ्रेंड ज्वाइन कर लीजिए सेशन को, लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ओके, जो भी फ्रेंड्स लाइव देख रहे हैं, जो भी फ्रेंड्स अटेंड कर रहे हैं क्लासेस को, सभी फ्रेंड्स वीडियोज को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करेंगे। वीडियोज को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। जो भी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं डियर फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर से जरूर कर लेंगे। ओके, प्यारा सा कमेंट लिख करके जरूर छोड़ेंगे। आपके हेल्प के लिए हमने अपना टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया है, ठीक है। टेलीग्राम प्लस व्हाट्सएप आप लोगों के लिए मैंने बना दिया है, तो जिसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग वहां से ज्वाइन कर लीजिए ताकि क्लास के रिगार्डिंग आप लोगों को हेल्प हो सके। ओके, क्लास के रिगार्डिंग जो लिंक होती है या फिर जो भी स्टडी मटेरियल्स PDF फॉर्मेट में होते हैं, क्विजेस फॉर्मेट में होते हैं, वन लाइनर, इन सारे चीजों को मैं आप लोगों के साथ में अपने ग्रुप में साझा करती हूँ, शेयर करती हूँ। तो आप लोग उसके लिए आप लोगों को ग्रुप्स को ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है और अपने दोस्तों को भी आप ग्रुप में इंगेज कराइए ताकि और भी अधिक से अधिक लोगों की कनेक्टिविटी अपने साथ में बढ़ सके। तो आज का जो स्पेशल टॉपिक है अपना गांधी युग, जो कि 1917 से लेकर के 1947 तक के पॉइंट्स को हम कवर करेंगे वन बाय वन इन पूरे सेशंस में। ओके, तो गांधी युग में 1917 से पहले का जो सेशन था वो हमने वन बाय वन सारे सीरीज में कवर किए हुए हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया कि आज की सीरीज अपनी 14वीं है। दैट मीन्स 1857 से हमने स्टार्टिंग की हुई है इस सीरीज की और वन बाय वन कवर करते हुए हम 1917 तक पहुंच चुके हैं और इस तक के सफर में हमने 13 सीरीज ओवर कर चुके हैं हम, और अब आगे के लिए हम 14वां सीरीज हमारा कंटिन्यू है। तो आप लोग जरूर जुड़े और प्लेलिस्ट मैंने इसकी बना दी है। जो भी फ्रेंड्स नए विजिट कर रहे हैं तो वो प्रीवियस में जाकर के क्लासेस को भी जरूर से जरूर अटेंड करें एंड इंडियन पॉलिटी की भी कुछ क्लासेस हमने ऑर्गेनाइज की हैं तो वो भी आप लोग जरूर अटेंड कर लें। चलिए आज की सीरीज का आपका पहला क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स। ओके, आपका पहला क्वेश्चन है आज की सीरीज का, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की थी? तो ये ऑब्वियस ये बात है, महात्मा गांधी ने जो सत्याग्रह, ठीक है, स्टार्ट किया था वो कहाँ से स्टार्ट किया था? चंपारण से स्टार्ट किया था। कब स्टार्ट किया था? 1917 में, ठीक है। गांधी जी लखनऊ अधिवेशन में गए हुए थे, ठीक है, और वहां पर अधिवेशन में राम कुमार शुक्ल जी थे। राम कुमार शुक्ल जी ने किन्हें महात्मा गांधी जी को चंपारण मतलब बिहार आकर के जो तिनकठिया पद्धति थी, तिनकठिया पद्धति या यूं कह सकते नील की खेती जो कराई जा रही थी किसानों से जबरन, उसके एवज में इनके प्रति विद्रोह करने या इसको सॉर्ट आउट करने के लिए राम कुमार शुक्ल जी ने गांधी जी से कहा कि गांधी जी आप हमारे बिहार चंपारण आइए, और वहां पर अंग्रेजों के द्वारा ऐसी तिनकठिया पद्धति लगा दी गई है कि नील की खेती को जबरन हम लोगों को उगाने के लिए विवश किया जा रहा है। यहाँ के किसानों को स्वतंत्रता पूर्वक खेती नहीं करने दिया जा रहा, ऊपर से नील की खेती जो उगाया भी जा रही है तो उस पर ये लोग का जो मुआवजा है वो हम लोगों को कम दे रहे, पार्टीशन कम दे रहे हैं और भत्ता ज्यादा ले रहे हैं ये लोग। तो इस सब तरीके के लिए इन सब चीजों के सोल्यूशन के लिए आप आइए ना बिहार और हम लोगों की मदद करिए। तो राम कुमार शुक्ल जी के आग्रह पर बिहार गए थे, चंपारण में कौन गया था? महात्मा गांधी गए थे। कब गए थे? 1917 में गए थे। और वहीं पर ही जब इनके बात को नकार दिया ब्रिटिश अधिकारियों ने तो उन्होंने एक आंदोलन छेड़ दिया तिनकठिया पद्धति और नील की खेती के पक्ष में, और वो विद्रोह था आपका चंपारण विद्रोह या चंपारण आंदोलन या चंपारण सत्याग्रह के नाम से उसको जाना जाता है, तो जो कि 1917 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर दैट।
अब आगे बात करते देखते डियर फ्रेंड्स, दांडी यात्रा। दांडी यात्रा जो स्टार्ट की थी 1930 में स्टार्ट की थी, किसने? महात्मा गांधी ने। खेड़ा सत्याग्रह जो हुआ था वो 1918 में हुआ था। अहमदाबाद मिल जो भूख हड़ताल की थी महात्मा गांधी जी ने ही की थी। महात्मा गांधी जी ने ही मजदूरों के जो मजदूरी थी उसको बढ़ाने के को लेकर के इन्होंने भूख हड़ताल कर दी। वो भी कब था? 1918 की ही बात है। तो क्लियर हो गया, यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स, ओके, किसने या किसके द्वारा गोली मार करके उसकी हत्या कर दी गई? मतलब किसने जो कैप्टन हॉकिंस थे, सॉरी कैप्टन सैंडर्स थे, उनकी गोली मार करके हत्या कर दी थी? बटुकेश्वर दत्त थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, चंद्रशेखर आजाद थे, या फिर भगत सिंह थे? तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स अगर बात की जाए सैंडर्स की गोली मार करके हत्या कर दी थी। किसने कर दी थी? तो यहाँ पर कर दी थी सरदार भगत सिंह ने। किसने की थी डियर फ्रेंड्स? भगत सिंह ने करी थी। कब करी थी? 17 दिसंबर को करी थी, 17 दिसंबर 1928 को। ओके, 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह इनके साथ में इनके और सहायक लोग थे, सुखदेव, भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु। इन सभी ने मिल करके क्या किया था? सैंडर्स को जो है गोली मार करके इसकी इन्होंने हत्या कर दी थी। क्यों हत्या कर दी थी? क्योंकि इन्होंने सैंडर्स ने लाला लाजपत राय की पर लाठीचार्ज कर दिया था और उस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। और उस मृत्यु का ही बदला लेने के लिए भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने ये योजना बनाई। और इस योजना के तहत लाहौर अधिवेशन में, अब डियर फ्रेंड्स लाहौर अधिवेशन की ये बात है, लाहौर अधिवेशन या लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से ये जब कृत्य हुआ, इस कृत्य के होने के बाद में इसको लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से भी जाना लगा। और फिलहाल के तौर पर इनका जो टारगेट था, राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह का जो टारगेट था वो किसको मारने का था? इनका जो टारगेट था वो जेम्स स्कॉट को मारने का था। जेम्स स्कॉट को मारने का था, क्योंकि जेम्स स्कॉट ने लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करवा दिया था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। और उसी का बदला लेने के लिए ही ओके इन सभी ने इनकी गोली मारी, लेकिन वो गलती से सैंडर्स को लग गई और सैंडर्स की हत्या हो गई। और उसी के एवज में ठीक है इनको फांसी की सजा दे दी गई। इनको फांसी की सजा कब दी गई थी? तो वो डेट भी आपको याद रखनी है, 24 मार्च 1931 को इनको फांसी देनी थी, लेकिन इनको फांसी को 11 घंटे पहले ही दे दिया गया था। 11 घंटे पहले ही दे दिया गया था। 11 घंटे पहले, तो 11 घंटे पहले मतलब कि तो 23 मार्च को ही इनको फांसी की मतलब घोषणा तो इस डेट को हुई थी, लेकिन इनको 23 मार्च को ही दे दिया गया था। क्लियर है कॉन्सेप्ट यहाँ तक का? ओके, सो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भगत सिंह। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा किसने दिया था? चलते हैं, जय हिंद सुभाष चंद्र बोस एंड जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने कब दिया था? 1942 में स्वतंत्र भारत छोड़ो आंदोलन में। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। ठीक है, महात्मा गांधी ने करो या मरो, डू एंड डाई, या भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा भी किसने दिया हुआ था? इन्होंने ही दिया हुआ था। गॉट इट? अब यहाँ पे बात आती है जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, जवाहरलाल नेहरू ने दिया हुआ था, या फिर मोतीलाल नेहरू ने दिया हुआ था, या फिर बाल गंगाधर तिलक ने दिया हुआ था? तो जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया हुआ था। ओके, सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए निकल करके आ जाता है। हालांकि यहाँ पे हमने, हाँ ठीक है, बी, इधर बी होगा, यहाँ पे बी, यहाँ पर डी आपका आंसर होगा एंड नेक्स्ट यहाँ पे आपका ए आंसर निकल करके आएगा। अब आइए साथ ही साथ हम कुछ और भी चीजें देख लेते हैं। डियर फ्रेंड्स, अगर बात की जाए यहाँ पर पूर्ण स्वराज की, पूर्ण
स्वराज का नारा किसने दिया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने दिया हुआ था। ओके, पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया हुआ था? जवाहरलाल नेहरू ने। एक बहुत ज्यादा पूछा जाता है, वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया हुआ था? दयानंद सरस्वती ने दिया हुआ था। दयानंद सरस्वती ने दिया हुआ था। ओके, महात्मा गांधी जी ने, आपको मैंने बता ही दिया था। अब अगर बात की जाए वंदे मातरम, वंदे मातरम बहुत ज्यादा पूछा जाता है। वंदे मातरम तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने दिया, बंकिम चंद्र चटर्जी। ओके, बंकिम चंद्र चटर्जी। और बाल गंगाधर तिलक ने स्वतंत्रता या स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर के रहेंगे। हाँ, और सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया हुआ था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आजादी दूंगा, ये नारा भी किसने दिया हुआ था? सुभाष चंद्र बोस जी ने ही दिया हुआ था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, मैं इसे लेकर के रहूंगा, तो ये बाल गंगाधर तिलक ने दिया हुआ था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये बात की जाए तो राम प्रसाद बिस्मिल जी ने दिया हुआ था, है ना। कुछ चीजें जो एक्स्ट्रा है वो सारे पॉइंट्स नोट डाउन जरूर करिए, ठीक है। कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट है उसको आप लोग नोट डाउन जरूर करिए। ओके, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ। साइमन वापस जाओ का नारा किसने दिया हुआ था? जब बात कर ही रहे हैं तो सारजी को डिस्कस करेंगे। तो लाला लाजपत राय ने दिया था, लाला लाजपत ने दिया हुआ था, लाला लाजपत राय ने दिया हुआ था। तुम मुझे खून दो, ये सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते का नारा किसने दिया हुआ था? सत्यमेव जयते तो मदन मोहन मालवीय। सत्य की सदा विजय होती, मदन मोहन मालवीय। ओके, ये आपका जय जवान जय किसान, जय जवान और जय किसान, जय किसान, साथ ही जय विज्ञान किसने दिया हुआ था? किसी को पता हो तो कमेंट करके बताते भी रहिए। अटल जी ने, अटल बिहारी वाजपेयी। ओके डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आप लोग का होप सो क्लियर हो गया होगा। मैंने बहुत सारी चीजें, बहुत सारे कंटेंट आप लोगों को 1 स्लाइड्स में मैंने डिलीवर कर दिए, ताकि यहाँ तक का सारा कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो। ओके, चले आगे फिर चलते हैं नेक्स्ट पे देखते हैं। जस्ट चलते हैं नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पे अब आपका आया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यहाँ तक का पॉइंट हम लोग कवर कर ले। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? ये आपका इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो देखेंगे पाकिस्तान प्रस्ताव, जो पाकिस्तान प्रस्ताव है डियर फ्रेंड्स, इसी को ही, पाकिस्तान प्रस्ताव को ही लाहौर प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। इसी को ही लाहौर प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है, जो कि कब हुआ था? 24 मार्च 1900 कब? 40 को। ओके, 24 मार्च 1940 को। कहीं ऐसा ऑप्शन है? यस। तो आपका मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था कब? तो 1940 में। यहाँ पे आपका ऑप्शन देख सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे पाकिस्तान शब्द का जो सबसे पहले बात आई थी वो लाहौर प्रस्ताव में ही आपकी आई थी, जो कि मार्च 1924 की बात है, ठीक है।
हालांकि अगर बात की जाए, देखेंगे, बात की जाए 1935 अधिवेशन की, ठीक है, भारत सरकार अधिनियम जो 1935 आया था, इसमें बात की जाए चौधरी रहमत अली ने यहीं पर इसकी नींव रख दी थी पाकिस्तान को स्थापित करने, लेकिन उस समय उसका नाम पाकिस्तान था। पाकिस्तान शब्द जैसे मतलब इसका शब्द को इस्तेमाल किया इसकी नींव के लिए, लेकिन यहाँ पर मूल रूप से निकल करके इसमें आया था। चले अगले क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट, वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्यवाही द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था? इंपॉर्टेंट है आप लोगों का ये। तो यहाँ पे हैदराबाद है, कश्मीर है, पटियाला है या फिर मैसूर है। तो मेरे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो 1947 के बाद, ठीक है, भारत संघ में हैदराबाद को, किसको डियर फ्रेंड्स, हैदराबाद को जबरन मिलाया गया था। क्यों? क्योंकि हैदराबाद एक रियासती इलाका था और वहां के जो उस समय नवाब हुआ करते थे, उस समय वहां के जो नवाब हुआ करते थे वो इस चीज के पक्ष में नहीं थे कि हैदराबाद का विलय भारत सरकार के साथ में हो। लेकिन जो वहां की जनता थी, कहाँ की, हैदराबाद की जो जनता थी, हैदराबाद जो निवासी थे, वहां से रियासत की जो जनता थी, वो इस चीज के समर्थन में थी। तो हालांकि उनका समर्थन प्राप्त करते हुए ही भारत सरकार ने, भारत संघ ने जबरन नवाब के फैसले के विरोध में ही इसको अपने साथ में मिला लिया था। तो यहाँ पे आपका हैदराबाद निकल करके आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? हालांकि यहाँ पे अभी मैंने इस क्वेश्चन के ही डिस्क्रिप्शन मैंने आप लोगों को बहुत सारे अच्छे से क्लियर कर दिया था। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। क्या कहा था? कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अब यहाँ पे बात की जाए एक भगत सिंह की, तो इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद का जो नारा था बहुत ज्यादा पूछा जाता है। हालांकि इसको दिया था हसरत मोहानी ने, हसरत मोहानी ने, ओके, हसरत मोहानी ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था, लेकिन इसको प्रचलित किसने बनाया? भगत सिंह ने। तो यहाँ पे भगत सिंह का नाम आ जाता है इंकलाब जिंदाबाद के नारे के लिए। ठीक है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पर्टिकुलर क्वेश्चंस के लिए ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट है देश बंधु की उपाधि किससे संबंधित है या किसको दी गई थी? बी आर अम्बेडकर को दी गई थी, सी आर दास को दी गई थी, विपिन चंद्रपाल को दी गई थी या रविन्द्रनाथ टैगोर को दी गई थी? तो यहाँ पे पर्टिकुलर अगर देखा जाए तो सी आर दास जो कि बंगाल के थे, सी आर दास जो कि बंगाल के प्रमुख वैद्य थे। इंटरनल क्वेश्चन पूछेगा तो ये भी पूछ सकता है, ये वैद्य थे। और 1922 ये जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, 1922 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? गया में हुआ था। गया अधिवेशन के ये क्या रहे थे? अध्यक्ष रहे थे, अध्यक्ष रहे। साथ ही साथ 1923 में इलाहाबाद में, 1923 इलाहाबाद में इन्होंने, किसने? सी आर दास प्लस मोतीलाल नेहरू प्लस इसके जो सचिव थे मोतीलाल नेहरू, इन दोनों जन ने मिलकर के क्या किया? इन दोनों जन ने मिलकर के स्वराज पार्टी की स्थापना की। स्वराज पार्टी का क्या किया था? गठन किया था। कब किया था? 1923 में किया था। 1922 के ये गया अधिवेशन के क्या रहे थे? अध्यक्ष रहे थे। कौन? जिन्हें देशबंधु चित्तरंजन दास कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहां पर हुआ था? तो ये आपका हुआ था 19 दिसंबर को। कब हुआ था डियर फ्रेंड्स? 19 दिसंबर को हुआ था। कब हुआ था? 1929 को हुआ था। ओके, 19 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज प्रस्ताव जो है वो पारित किया गया, अधिवेशन में प्रस्ताव में रखा गया। और वो कौन सा अधिवेशन था? लाहौर अधिवेशन था। ओके, जवाहरलाल नेहरू की बात की जाए तो जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, इस अधिवेशन के क्या थे? अध्यक्ष थे। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की, जो कि लाहौर शहर में हुआ था। और हर बार कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन होता है उसमें 1929 का जो लाहौर अधिवेशन था उसमें जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता कर रहे थे। ठीक है, इन्हीं सबके सिफारिश पर
इन्हीं सबकी सिफारिश पर 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के दिन कांग्रेस की पार्टी ने ही भारतीयों को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा के लिए आग्रह किया था। स्वतंत्रता दिवस के हम इस दिन स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, मतलब 26 जनवरी को हम यादगार तौर पर हम इसको रखेंगे। क्लियर है? ओके। अब जब कांग्रेस की बात आती है तो कांग्रेस के विषय में थोड़ा सा अगर आप ब्रीफ में जानना चाहें तो मैं आप लोगों को डिलीवर कर दूं कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। भारतीय, हालांकि प्रीवियस क्लासेस में मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसको क्लियर किया हुआ है कि स्थापना की उस समय स्थापना करने वाले कौन थे? A.O. ह्यूम थे। ओके। और किसकी अध्यक्षता में पहली बार जब ये स्थापित हुआ, किसकी अध्यक्षता थी? WC बनर्जी की। WC बनर्जी की अध्यक्षता में को स्थापित किया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को। कब? 1885 को। क्लियर है? चलते आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन भी बात करते हैं यहाँ पे। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? किस वर्ष पारित किया था? अब ये कब इसकी घोषणा की गई और कब पारित किया, दोनों चीजें बातें हैं। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? तो ये आपका था प्रस्ताव जो 8 अगस्त का, इसे 8 अगस्त का प्रस्ताव के नाम से भी जानते हैं। और कब था? 1942 में। और कहां पर था? वर्धा। वर्धा बोले तो कहां? मुंबई में। तत्कालीन मुंबई है, उस समय इसको बॉम्बे के नाम से भी जाना जाता था। तो कांग्रेस की कमेटी थी, उस कांग्रेस की कमेटी में वर्धा में 8 अगस्त 1942 को जो है इसको पूर्ण रूप से पारित कर दिया गया। और यही अधिवेशन में ही महात्मा गांधी ने, गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन जो है स्टार्ट किया गया था। कहां से किया गया था? वर्धा से किया गया था। और इसी अधिवेशन में ही, जो कि अभी मैंने 2-3 क्वेश्चन पहले आपको बताया था, करो या मरो का नारा, करो या मरो का नारा दिया था, किसने दिया था? गांधी जी ने दिया था। कहां, कब दिया था? इसी अधिवेशन में, सॉरी इसी आंदोलन में ही दिया हुआ था। ओके, चलेंगे आगे चले तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1942 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था। ओके। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया। 1942 में दिया था, 1943 में दिया था, या 1944 में दिया था, या 1945 में दिया था? ये आप लोगों को यहाँ कमेंट करके बताना है। ओके, तो यहाँ पर बात की जाए दिल्ली चलो, जय हिंद, जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इस तरीके के जो नारा था या स्लोगन था वो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया था। हालांकि दिल्ली चलो का नारा किस सन में दिया था? तो जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था उसी के बाद में ही 1943 की बात है। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन। अब्दुल गफ्फार खां, सुभाष चंद्र बोस, मोहनदास करमचंद गांधी एंड रविन्द्रनाथ टैगोर। अब आप लोगों को यहाँ पे पता है एक एक करके। देखिएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान को, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। मैंने 1-2 सीरीज पहले भी, जहां पर कहीं भी इनका खान अब्दुल गफ्फार खान का या लाल कुर्ती दल की जब भी बात आती है, मैंने आप लोगों को वहां पर बताया हुआ है कि खान अब्दुल गफ्फार खान, लाल कुर्ती दल, सीमांत गांधी, ये सब एक ही व्यक्ति से संबंधित है। क्लियर है? चलेंगे नेक्स्ट है आपका सुभाष चंद्र बोस। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। मोहनदास करमचंद गांधी, तो मोहनदास करमचंद गांधी को क्या बोलते हैं? महात्मा गांधी। किसको नहीं पता है? सभी को पता है। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव, रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव। तो 2, 3, 1 एंड 4 ऐसा सीक्वेंस आपका बन रहा है जो कि आपका बी ऑप्शन ले जाता है। क्लियर है यहाँ पे सारी चीजें? चलते हैं नेक्स्ट, चलते हैं। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 को क्यों निलंबित कर दिया गया था? तो असहयोग आंदोलन कब चला हुआ था? 1920 से 22 में चला हुआ था। क्लियर है यहां तक की कॉन्सेप्ट आप लोगों को?
चलेंगे। तो देखेंगे यहाँ पर बात आती है गांधी जी की अस्वस्थता के कारण गलत है, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच मतभेदों के कारण ये भी नहीं है, नेतागणों के बीच मतभेदों के कारण नहीं, चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था। कब हुआ था? 11 फरवरी 1922 की बात है। 11 फरवरी 1922 जो कि आपके गोरखपुर के पास पड़ता है यूपी में। गोरखपुर उत्तर प्रदेश की बात है, चौरी चौरा। और वहां पर ठीक है 22 पुलिस कर्मियों मतलब एकाएक पुलिस थाने में आग लगा दी गई और उस आग से 22 पुलिस कर्मियों की तत्काल मौत हो गई। ये एक असहनीय मतलब घटना हुई और इस घटना से तत्काल रूप से प्रभावित होकर के महात्मा गांधी जी ने आनन फानन में आकर के असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया या उसकी नींव को समाप्त कर दिया उन्होंने तुरंत का तुरंत ही, ताकि जो दंगे थे जो विद्रोह था वो और ना भड़के। यही इनका रीजन था मेन। ठीक है, तो महात्मा गांधी को इस एवज में ठीक है अंग्रेजों के द्वारा इस कृत्य के लिए 10 मार्च ठीक है कब हुआ था? 11 फरवरी और इसके बाद 10 मार्च 1922 को इनको क्या कर लिया गया? हिरासत में ले लिया, हिरासत में ले लिया गया। क्लियर है? मतलब इनको जेल में डाल दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड जो नरसंहार था वो कब हुआ था और कहाँ हुआ था? तो चलेगी इसके बीच में अगर बात करेंगे तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड को अमृतसर नरसंहार के नाम से भी जाना जाता है। अमृतसर नरसंहार के नाम से भी जाना जाता है। ओके, अमृतसर नरसंहार के रूप में जाना जाता है। इस दिन क्या हुआ था? इस दिन बैसाखी का दिन था। ठीक है, और यहाँ पर बैसाखी तीर्थ यात्री जो थे वो इकट्ठा हुए थे अमृतसर में। ओके, और यहीं पर ही जनरल जो आपके डायर थे, जनरल डायर जनरल डायर ने एकाएक गोलीबारी कराई और जन आक्रोश हुआ और उस जन आक्रोश में तत्कालन में बहुत सारे लोग मारे गए। ओके, बहुत सारे लोग मारे गए और उसका ये परिणाम ये रहा कि इसके गठे मतलब इस कृत्य इस नरसंहार के बाद में हंटर आयोग गठित किया गया इसकी मामले की मतलब छानबीन करने के लिए। लेकिन उस हंटर आयोग ने जनरल डायर के एवज में या जनरल डायर के अगेंस्ट किसी भी प्रकार का कोई भी मतलब मामला नहीं निकल करके आया कि जनरल डायर के लिए कुछ भी किया गया हो, इनको हिरासत में लिया गया हो या इनको किसी किसी प्रकार की कोई सजा दी गई हो। मतलब इस प्रकार की कोई भी मतलब इस नरसंहार के विरोध में कोई भी एक्शन नहीं लिया गया हंटर आयोग के द्वारा। ठीक है, और जब ये कृत्य हुआ, जब ये सारी घटनाएं हो रही थी, उस समय यहाँ का जो वायसराय था, कौन था? वायसराय चेम्सफोर्ड था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। चेम्सफोर्ड। दयनीय स्थिति तब बनी जब चेम्सफोर्ड ने भी इस पर कोई किसी भी प्रकार का कोई भी एक्शन नहीं लिया। इसी का परिणाम ये था कि उधम सिंह, ठीक है, उधम सिंह ने 1940 में जनरल ओडायर की हत्या कर दी। डायर की क्या कर दी? हत्या कर दी और इस हत्या के लिए उधम सिंह को भी फांसी दे दी गई थी। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? 1930, 32, 1928 या 1931? देखिएगा डियर फ्रेंड्स, अगर नमक सत्याग्रह की बात की जाए तो नमक सत्याग्रह आपका दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है, दांडी मार्च। ओके, और दांडी मार्च की जो शुरुआत थी वो कब से हुई थी? तो इसकी शुरुआत जो थी आपकी 12 मार्च से, 12 मार्च 1930 से हुई थी। तो आपको ऑप्शन तो मिल ही गया आंसर के तौर पर। 1930 से इसकी शुरुआत की गई थी। कहां से? साबरमती आश्रम से, साबरमती आश्रम से। किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी, महात्मा गांधी ने की थी। ओके, महात्मा गांधी। और ये कब तक चला था? 5 अप्रैल 1930 तक ये चला था। क्लियर है ना यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए?
ओके, कब तक चला था? 1930 तक चला हुआ था। यहाँ तक क्या? अब यहाँ पे पूछा जाए अगर जो नमक सत्याग्रह था वो किस आंदोलन से संबंधित था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। आंदोलन भी इसी दौरान कंटिन्यू था, तो इसके समकालीन में आप इसको कह सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ पे बात आ जाती है निकल करके 1931 में भी गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी इरविन समझौता हुआ। किसका परिणाम था? दांडी मार्च का ही परिणाम था। दांडी मार्च का ही परिणाम था। तो यहाँ पे आपका आ जाता है आंसर ऑप्शन नंबर ए। 1932 की बात की जाए तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, ठीक है, जिसमें गांधी और इरविन दोनों के बीच में समझौता हुआ कि जो कांग्रेस है वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करेगी। तो हालांकि इस पर सहमति बनी थी और इसी सहमति के तहत ही और कई से चीजें थी, जैसे कि नमक पर जो कर लगाया गया था उसको हटा देना, ठीक है, नमक सत्याग्रह को समाप्त कर देना, इन सब चीजों पर बात हुई थी जिसके बीच में इरविन को लेकर के समझौता हुआ था। और उसमें यह बात निकल करके आई थी मेन कि 1932 में जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होगा उसमें भाग लिया जाएगा या भाग लेगी कौन? कांग्रेस। तो ये बात बनी थी, ठीक है। 1928 में 27 में साइमन कमीशन गठित हुआ और 28 में साइमन कमीशन भारत आया और साइमन गो बैक के नारे दिए, ठीक है। तो 1930 में क्या हुआ? नमक सत्याग्रह हुआ। 1932 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। 1928 में क्या हुआ कि साइमन कमीशन भारत आया था, ठीक है, और 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह, ओके, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा दे दी गई थी? अभी मैंने थोड़े से क्वेश्चंस पहले आप लोगों को बताया था, इनको फांसी की सजा देना तय था कब? 24 मार्च 1931 को, लेकिन इनको 11 घंटे पहले 11 घंटे पहले ही इनको फांसी की सजा दे दी गई। कब? 23 मार्च 1931 को। क्यों दे दी गई थी भाई? उसका रीजन क्या था? वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण। अच्छा, काकोरी षड्यंत्र के कारण, काकोरी ट्रेन षड्यंत्र जो हुआ था वो आपका 1925 में हुआ था। वर्ष 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के कारण या लाहौर षड्यंत्र के कारण। तो किस कारण से इनको क्या किया गया था? फांसी दे दी गई थी। तो यहाँ पे अगर देखेंगे, बात करेंगे तो जो आपके भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जो थे उनको लाहौर अधिवेशन, ठीक, में सैंडर्स की हत्या के कारण ही इनको फांसी की सजा दे दी गई थी। हालांकि इनका जो टारगेट था वो जेम्स स्कॉट था। जेम्स स्कॉट को क्यों मारना चाहता? अभी मैंने आगे क्वेश्चन में आपको बताया था कि लाला लाजपत राय पर इन्होंने लाठीचार्ज करवा दी थी, जिसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। और उसी लाठीचार्ज का बदला ही लेने के लिए, ठीक है, उसी लाठीचार्ज का बदला लेने के लिए भगत सिंह की अगुवाई में राजगुरु सुखदेव की सहमति पर इन्होंने जेम्स स्कॉट को टारगेट बनाया, लेकिन उसमें मारे गए आपके सैंडर्स, ठीक है। अब उस समय वहां पर बीच में लाला लाजपत राय क्या कर रहे थे? लाला लाजपत क्या कर रहे थे? लाजपत राय क्या कर रहे थे? तो ये लाला लाजपत राय साइमन गो बैक के नारे दे रहे थे, मतलब साइमन वापस जाओ। साइमन कमीशन के विरोध में ये यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे, ठीक है। कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट। तो आप लोग से फिर से अगेन रिक्वेस्ट है कि आप लोग जल्दी से फटाफट से दोस्तों को साथ में शेयर जरूर करें, एंड जो भी फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक जरूर करें। 60 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया था? 1919 में रोलेट एक्ट अधिनियम, ओके, एंड 1935 का भारत सरकार अधिनियम, 1909 का भारत परिषद अधिनियम एंड 1919 का भारत सरकार अधिनियम। तो यहाँ पे बात की जाए तो ये था आपका काला कानून 1919 को। काला कानून, अब यहाँ पे मैंने एक बात बोली काला कानून की, तो किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। रोलेट एक्ट को महात्मा गांधी के द्वारा काला कानून की संज्ञा दी गई थी, ओके। और कब हुआ था? 1919 में रोलेट एक्ट अधिनियम आया था। क्लियर है? चलें आगे। नेक्स्ट, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931, डेट याद रखिए। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को।
ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, असहयोग एंड खिलाफत आंदोलन 1920 से संबंधित है, रॉलेट एक्ट 1919 से संबंधित है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ पहली बात तो। एक नंबर का काम हमने यहाँ पर किया। दूसरी बात निकल करके आती है। दूसरी बात ये निकल करके आती है तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था। ठीक है। कहाँ पर? लंदन में जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होगा उसमें कांग्रेस भाग लेगी, ऐसा इन्होंने मतलब कि प्रस्ताव रखा और इस प्रस्ताव को मानना था। ठीक है। एक तो गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की बात हुई थी, मतलब जो सहमति हुई थी, जो गांधी इरविन समझौता, उस समझौते में क्या बात कही गई थी कि गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग लेगी, लंदन में कांग्रेस भाग लेगी। कौन सा था? सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था तृतीय गोलमेज सम्मेलन में। ठीक है। सेकंड बात थी नमक पर लगने वाला कर, नमक पर लगने वाला जो कर था उसको समाप्त कर दिया जाए, ये बात थी। ठीक है। जो आपका जो नमक सत्याग्रह चल रहा था, दांडी मार्च, उसको वापस लेने की बात कही गई थी। दांडी मार्च को आप वापस लेंगे, को वापसी की बात कही थी। तो ये कुछ मत बने थे जिस पर सहमति हुई गांधी और इरविन के बीच में। और वो जो समझौता था, ठीक है, वो जो समझौता था वो किससे संबंधित था? भारत छोड़ो आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, या बात की जाए खिलाफत आंदोलन से, या फिर रोलेट एक्ट से। ओके। तो ये किस पर कब हुआ था? चलेंगे तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब जैसे 31 की बात है तो 1930 जिसके नियर अबाउट में लेंगे। खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। ये भी भारत छोड़ो आंदोलन भी गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। रोलेट एक्ट जब पारित हुआ, या जो काला कानून आया था, इस समय चेम्सफोर्ड मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड वायसराय था। चेम्सफोर्ड वायसराय था। ठीक है। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो देखिएगा डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे एक एक करके हम सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। अब देखेंगे स्वतंत्र भारत के पहले जो गवर्नर जनरल थे, हालांकि वो कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। लेकिन स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय अगर पूछा जाए, सेम क्वेश्चन रहेगा, केवल अगर यहाँ पे भारतीय लग जाता है तो आंसर आपको बदल जाएगा सी राज गोपालाचारी। सी राज गोपालाचारी। पहले भारतीय अगर पूछ लिया जाए तो। ठीक है। इसकी घोषणा कब की गई थी? ये कब से कब तक थे? तो जो लॉर्ड माउंटबेटन थे वो 1947 से 1948 तक का थे। जब भारत स्वतंत्र हुआ 1947 से लेकर के 1948 तक थे। और सिराज गोपालाचारी भी भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, और स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी कह सकते हैं। ठीक है। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सिराज गोपालाचारी, भारत स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तो भी सिराज गोपालाचारी। सन ये कब से कब तक थे? 1948 से 1950, जब तक संविधान लागू नहीं हुआ था तब तक के ये थे। क्लियर है? यहाँ तक के कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। अब आइए एक और बात करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन हम और नोट डाउन करते हैं बुलेट में। ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग का नाम आपने सुना होगा। लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अब डियर फ्रेंड्स, लॉर्ड विलियम बेंटिंग की बात की जाए यहाँ पे, तो ये जो व्यक्ति था ये आपका अंतिम गवर्नर जनरल था। कहाँ का? बंगाल का। एक मिनट मैं उसको भी लिख दूं। हाँ, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था। अब जब बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल होगा तो भारत का प्रथम बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल ये था। कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। नेक्स्ट सेट की अगर बात करें तो आता है लॉर्ड कैनिंग। सारे पॉइंट्स को आप नोट डाउन करते हुए चलेंगे। आपके लॉर्ड कैनिंग की अगर हम बात करते हैं, लॉर्ड कैनिंग जो व्यक्ति था ये ब्रिटिश भारत के पहले वायसराय थे। ब्रिटिश भारत के पहले वायसराय था। अब जब ये ब्रिटिश भारत के
जो भारत ब्रिटिश के अधीन था के पहले वायसराय थे, तो यहाँ पर आपके क्या निकल के आ जाएँगे? ब्रिटिश भारत के पहले वायसराय और ब्रिटिश भारत के पहले सॉरी अंतिम गवर्नर जनरल थे, क्योंकि उसके बाद गवर्नर जनरल बेंटिंग बन गया था। तो यहाँ पे ब्रिटिश भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल थे ये। ओके, इसके बाद आपके यहाँ पे नेक्स्ट बात अगर आपकी आएगी तो लॉर्ड माउंटबेटन, उसके बाद में सिराज गोपालाचारी आपके पहले भारत के स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। क्लियर है यहाँ तक के पॉइंट सारे? चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। किस अधिनियम में पहली बार किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी? 1919 का अधिनियम, 1909 का, 1919 का, 1935 का या 1947 का? किस घटना की बात है ये, मतलब किस अधिनियम की यहाँ पे बात करी जा रही है? तो ये आपकी बात हो जाएगी 1935 का। देखिएगा, जब 1935 में भारत शासन अधिनियम आया था, उसी समय ही संघ जैसे शब्दों की जो है उल्लेख या संघ जैसे शब्दों का उल्लेख उसी समय कर दिया गया था। तो यहाँ पे आपका 1935 आ जाएगा। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे? अब देखिएगा डियर फ्रेंड्स, अगर सबसे पहले इसकी बात कर ली जाए, किस डेट में हुआ था काकोरी ट्रेन षड्यंत्र, जो कि आपका लखनऊ के पास में है। ओके, कब की बात है? 11 फरवरी 1925 की बात है। ओके, 11 फरवरी 1925 की बात है, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, वर्कतुल्ला, इसमें से कौन कौन व्यक्ति इसमें शामिल थे? अब देखते हैं काकोरी ट्रेन षड्यंत्र में जो मुख्यतः जो थे राम प्रसाद बिस्मिल थे, ठीक है। दूसरे नंबर पे बात की जाए ठाकुर रोशन सिंह थे। तीसरे नंबर पे बात करी जाए यहाँ पे राजेंद्र लाहिड़ी थे। चौथे पे यहाँ पे अशफाक उल्ला खां, अशफाक उल्ला खान, ठीक है। इसमें अगर बात की जाए, मैंने लास्ट सेशन में आप लोगों को बताया था, अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद में फांसी दे दी गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी दी गई थी, ठीक है। राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में दी गई थी और रोशन सिंह भाग निकले थे। तो ये था इन लोगों का कुछ कारनामे। अब ये कारनामे कब किए थे इन्होंने? 11 फरवरी 1925 को एक ट्रेन आ रही थी, ठीक है, अंग्रेजों की माल से लदी हुई, और लखनऊ के पास काकोरी एक गांव पड़ता है, वहां पर इन सभी व्यक्तियों ने क्या कर लिया था, इन्होंने उसको पूरे ट्रेन को लूट लिया था। उसके एवज में निष्कर्ष क्या निकल करके आया? बाकी जो इतने लोग तो मुख्यतः थे जिनको फांसी दे दी गई, और ये ठाकुर रोशन सिंह भाग निकले थे। बाकी लोगों को काला पानी की सजा दे दी गई थी, काला पानी की सजा दे दी गई थी। ओके, काला पानी की सजा, जो कि पोर्ट ब्लेयर में है, पोर्ट ब्लेयर के सेलुलर जेल में। सेलुलर जेल में इन बाकी लोगों को ताउम्र की सजा सुना दी गई थी। बाकी जो इनके साथी संगत के लोग थे, जैसे कि चंद्रशेखर आजाद थे, सचिंद्र बख्शी थे, ठीक है, मनमथ नाथ गुप्ता थे, मुरारी लाल गुप्ता जी थे, ओके, इन सब, बनवारी लाल थे, इन सभी को, क्लियर है, इन सभी लोगों को सेलुलर जेल में काला पानी की सजा दे दी गई थी। 1921 में यहाँ बात होती है। सॉरी, थोड़ा सा यहाँ पे 1 मिनट चेंज करेंगे। आपका यहाँ पे 11 फरवरी नहीं है, एक थोड़ा सा डेट कुछ करेक्शन कर लेंगे यहाँ पे। यस, वो आई थिंक थोड़ा सा मिसमैच हो रहा था, 9 अगस्त था। ओके, बिल्कुल 9 अगस्त 1925 की डेट की बात है। क्लियर है? ओके, हाँ, और इसके एवज में इन सभी को फांसी की सजा कब कब दी गई थी? तो ये 19 दिसंबर 1927 को,
इनको लोगों को फांसी दे दी गई थी, फांसी की सजा सुनाई गई थी। नेक्स्ट आइए, 1919 के अधिनियम में द्वैत शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वो व्यक्ति कौन था? यहाँ पे मॉन्टेग्यू, ओके, तेज बहादुर शप्रू, मिंटो 1919, चेम्सफोर्ड एंड मॉन्टेग्यू। यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा मॉन्टेग्यू। अब मॉन्टेग्यू ये कब से संबंधित है? मॉन्टेग्यू एक चेम्सफोर्ड, एक चेम्सफोर्ड अलग था, चेम्सफोर्ड द्वितीय था, वो अलग था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड इसका पूरा नाम है। वो आपका 1919 के द्वैत शासन जो धारणा थी उससे संबंध रखता था, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा मोहम्मद अली जिन्ना, मोरारजी देसाई एवं जेबी कृपलानी। तो यहाँ पर आपका 23 फरवरी की घटना की बात है और कब की? 1946 की। और रॉयल इंडियन नेवी की विद्रोहियों को आत्मसमर्पण करने के लिए किसने राजी कर लिया था? ये यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को जजमेंट करने वाले क्वेश्चंस हैं। ओके, तो यहाँ पे आपका मोरारजी देसाई एंड जेबी कृपलानी, आपका डी ऑप्शन करेक्ट बनेगा। चलते नेक्स्ट, 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था? सत्याग्रहियों पर ब्रिटिश दमन के विरुद्ध में, गांधी इरविन पैक्ट के उल्लंघन के विरोध में, रैमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचांग कम्युनल अवार्ड के विरुद्ध में, कलकत्ता में सांप्रदायिक दंगे के विरोध में। अब यहाँ पर बात आएगी, अगर 1932 की जो यरवदा जेल में महात्मा गांधी के अमर अनशन था वो किसके विरोध में था? रैमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचांग के विरोध में था। नेक्स्ट, 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देसी राज में नियंत्रित जनसंघर्ष चलाने की विशेष तकनीकी को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाजत दी। वह निकटवर्ती संबंधी कौन थे उनके? मैसूर में केटी भाष्यम थे, जयपुर में जमनालाल बजाज थे, राजकोट में वल्लभ भाई पटेल थे, धेनकलाल में नेबाकृष्ण चौधरी थे। तो 24 नंबर क्वेश्चन में यहाँ अगर बात करेंगे डियर फ्रेंड्स, राइट आंसर आपका हो जाएगा राजकोट में वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित आंदोलनों में किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल, चलिए भूख हड़ताल मैंने बताया था रिलीज नहीं करेंगे, थोड़ा सा एक क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं, वो एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग में किया था? 1920 से 22 का असहयोग आंदोलन, 1919 का रोलेट एक्ट अधिनियम, 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल, या बारदोली सत्याग्रह? बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड लाला लाजपत राय की बारदोली सत्याग्रह में इनकी लाठीचार्ज में हत्या हो गई थी। तो यहाँ पर आपका भूख हड़ताल जो था इसको सबसे पहले हथियार के तौर पर महात्मा गांधी ने 1918 में, ठीक है, जो मिल के मजदूर थे उनकी सैलरी, उनके वेतन को बढ़ाने को लेकर के ये हड़ताल कर रहे थे और ये अपने हड़ताल में सफल भी हुए। ये था आपका सी ऑप्शन। जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? किसने दिया था? लॉर्ड साइमन ने, रॉलेट ने, जनरल ओडायर ने, या कार्जन वाइले ने? ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कहीं भी कोई भी कॉन्सेप्ट हम छोड़ेंगे नहीं, जो भी जैसा पॉइंट हमारे याद में आता रहता है सारे मैं यहाँ लिखते रहती हूँ। बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था, उसी में ही वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि से विभूषित किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे जनरल ओ डायर, कौन सा आंसर होगा? जनरल ओ डायर ने गोली चलाने की हत्या दे दी थी जलियांवाला बाग हत्याकांड में, जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ओके, बैसाखी का दिन था, लोग बैसाखी तीर्थ के तौर पर मनाने के लिए वहां पे एकत्रित हुए थे और इसने जो है गोलीबारी करवा दी और वहां पर सैकड़ों लोगों की जाने गई। इसको एक षड्यंत्र के मतलब अमृतसर षड्यंत्र केस के तौर पर भी जाना जाता है।
इसकी जांच पड़ताल के लिए हंटर आयोग बैठाया गया था, लेकिन उस हंटर आयोग ने भी जनरल डायर के जो है विरोध में कोई भी प्रकार का जो है कदम नहीं उठाया और ये चीजें शिथिलता से अंग्रेजों ने अपने फेवर में ही रख ली। तो ये एक विद्रोह के तौर पर निकला और इसी का ही आगे परिणाम निकला जा करके कि असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा स्थापित करना पड़ा, मतलब उसको आंदोलन करना पड़ा। चलते हैं नेक्स्ट। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, सी राजगोपालाचारी ने, सुभाष चंद्र बोस ने या जवाहरलाल नेहरू ने? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे सुभाष चंद्र बोस ने। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सर्वप्रथम किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को मैंने आप लोगों को बोला था, इनको सरदार की उपाधि दी गई थी बारदोली के सत्याग्रह आंदोलन में, बारदोली की महिलाओं के द्वारा 1928 में। ठीक है, अब आगे बात की जाती है अगर जवाहरलाल नेहरू की, तो जवाहरलाल नेहरू जो पंडित नेहरू मतलब जिन्हें जाना जाता है, कहा जाता है, ये पंडित नेहरू के नाम से जाने जाते हैं। पंडित नेहरू, इनको पंडित नेहरू क्यों, मतलब ये पंडित नाम इनके साथ में ज्यादा सुटेबल क्यों लगा? क्योंकि ये इनके अंदर कश्मीर जो पंडित थे उससे ज्यादा प्रभावित थे, मतलब ये कश्मीरी पंडितों से इनका कुछ ज्यादा ही तालमेल था, इसलिए इनको पंडित नेहरू के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, लाला लाजपत राय के यहाँ पे तो कोई जिक्र है नहीं, तो उनके बारे में भी जान लेते हैं। लाला लाजपत राय को इनको पंजाब केसरी की उपाधि से मतलब कहा गया था, पंजाब केसरी। केसरी को इनको पंजाब केसरी वहां की जनता के द्वारा इनको मतलब ऐसा वर्ड इनके लिए यूज किया गया। सिराज गोपालाचारी बचे हैं, इनको भी हम कहाँ छोड़ने वाले हैं? इनको राजा जी के नाम से जाना जाता है और ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल जो कि 1948 से 1950 तक ये रहे थे। ओके, कौन सी राजगोपालाचारी? ओके, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल और प्रथम और अंतिम भी कह सकते हैं, मतलब अंतिम का कह सकते हैं है। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, क्रिप्स मिशन 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? क्रिप्स मिशन के, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ओके, मिस्टर चर्चिल का प्रतिक्रियावादी होना, भारतीय रक्षा मंत्री के कार्यों के प्रश्न पर मतभेद होना, गांधी का शांतिवाद, क्रिप्स का ग्रहण करने और छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। तो यहाँ पे आपका क्या था? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्रिप्स जो मिशन था वो असफल रहा था और इसको गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक भी कहा था। क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक भी कहा था। किसने कहा था? एम के गांधी ने कहा था, महात्मा गांधी ने। किसको कहा था? क्रिप्स मिशन को कहा था। क्लियर है? नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति कौन थे? अब यहाँ पे डियर फ्रेंड्स अगर बात की जाए 1923 के अधिवेशन की, 1923 का अधिवेशन कहाँ हुआ था डियर फ्रेंड? दिल्ली में हुआ था। किसका अधिवेशन था? इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो दिल्ली अधिवेशन हुआ था 1923 में, मौलाना अबुल कलाम आजाद इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। ये कौन? मौलाना अबुल कलाम आजाद। और सबसे कम वर्षीय अध्यक्ष यही बने, 35 वर्ष की उम्र में ही इसके क्या थे? इसकी अध्यक्षता इन्होंने ग्रहण कर ली। इसके बाद अगर बात आती डियर फ्रेंड्स 1940 से 1900 अगर बात की जाए 46 तक का इतना लंबा समय, मतलब 6 वर्ष का इतना लंबा समय या इतने लंबे समय तक ये पुनः अध्यक्ष पद पर रहे। ओके, तो ये आपका यहाँ पे डाटा निकल करके आ जाता है कि सर्वाधिक अधिक समय तक अबुल कलाम आजाद जी जो थे वो कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहे। अब आगे बात की आ जाती है इनके अबुल कलाम आजाद की पुस्तकों की। तो इन्होंने एक साप्ताहिक पत्रिका निकाली थी और वो पत्रिका कौन सी थी? अल हिलाल। एक तो ये थी, दूसरी अल
अल बालग, दो पत्रिकाएं इन्होंने साप्ताहिक पत्रिकाएं निकाली थी। इन्होंने ठीक है, इन्हें जब इनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी अबुल कलाम आजाद की, तो इन्हें कांग्रेस का शोएब भी कहा जाने लगा। एक तो सबसे लंबे समय तक ये रहे, इनको कांग्रेस का शोएब, सॉरी शो बॉय, कांग्रेस का शो बॉय भी इनको कहा गया। ओके, कहा गया। इन्होंने भारतीय या भारत छोड़ो आंदोलन या असहयोग आंदोलन, इन दोनों भी आंदोलनों में भी ये भाग लिए। और एक और अच्छी बात इनके लिए निकल कर के आती, ये पहले शिक्षा मंत्री भी रहे, पहले शिक्षा मंत्री भी थे। ओके, और 1942 में, सॉरी 42 कह रहे हैं, 92 में, 1992 में इनकी मृत्यु के बाद इन्हें भारत रत्न दिया गया। भारत रत्न से इनको सुशोभित किया गया। चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आजादी का जश्न मनाया, तब उस समय महात्मा गांधी क्या कर रहे थे? बेचारे महात्मा गांधी अनशन पर बैठे हुए थे। क्या कर रहे थे महात्मा गांधी जी? महात्मा गांधी जी, बापूजी अनशन पर बैठे हुए थे। कहां पर? कलकत्ता में। ओके, कलकत्ता में लोगों के जो वहां पर हिंदू मुस्लिम जो विवाद चल रहा था, हिंदू मुस्लिम विवाद, उसको सुलझाने के लिए ये बेचारे क्या हुए थे? अनशन पर बैठे हुए थे। सुलझाने के लिए ये अनशन पर बैठे हुए थे। कहां पर थे? उस समय कलकत्ता में थे। और इन्होंने 1947 के स्वतंत्रता के जश्न में आने से इनकार भी कर दिया था। ठीक है, तो इस समय कलकत्ता में थे। डी ऑप्शन करेक्ट। और इन्होंने मना किया था, हालांकि आने से इनको आमंत्रित किया गया था 15 अगस्त 1947 को, लेकिन इन्होंने आने से क्या कर दिया था? इन्होंने आने से मना कर दिया था। तो ये था डियर फ्रेंड्स आज तक का हमारा सेशन। ओके डियर फ्रेंड्स, तो सेशन कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर आप लोग बताइएगा। एंड हाँ, आप लोग वीडियोस को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। मेरा टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप ग्रुप मैंने क्रिएट कर दिया, जिसका लिंक आप लोग को मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दे रही हूँ। ओके, डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, एंड सेशन को शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। शेयर जरूर करेंगे, कमेंट जरूर छोड़ेंगे हमारे लिए, एंड सेशन को लाइक जरूर करेंगे। ओके, एंड इंडियन पॉलिटी के रिलेटेड हमने 5 सेशन ओवर कर चुके हैं, तो उसको भी आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और बाकी अदर स्टडी मटेरियल्स के लिए आप हमें टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप ग्रुप में फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हैव ए नाइस डे।